থেকে আমি सजेशन देबो टीएनसी साथे एमसीक्यू प्रैक्टिस করার জন্য बेस्ट रिजल्ट पाबे। मैंने बहुत बड़ी गलती की, तब भी मैंने टेस्ट सीरीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। मेरा जब 2 एग्जाम में नहीं निकला, फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ मैंने टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और वो बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस किया। कितना मुझे मार्क्स मिल रहा है ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है। मतलब जो एक्चुअल में हम बुक में मार्क करते हैं ना, जिसमें प्रॉब्लम होता है, टीएनसी में टेस्ट सीरीज में वैसे ही हार्ड एमसीक्यू आते हैं, तो इसलिए बुक पढ़ने की मुझे तो कोई जरूरत नहीं लगी। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं बोला पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट पटना, एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स, जिन्होंने ली एक बहुत ही बड़ी सफलता और ऐसे एग्जाम में सफलता जिस एग्जाम के अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसी एग्जाम में एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले तो बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, नमस्ते। कैसा लग रहा है इस समय? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा कि किस प्रकार से आपने मेहनत की है और ऐसे जो सबसे हटकर पेपर आया उस पेपर में भी आपने डबल डिजिट यानी अंडर 100 आपने रैंक सिक्योर किए। आज मैं आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो सवाल है वो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है हम करेंगे स्टार्ट आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर, माई सेल्फ तंत्रिमा भुइया, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बसिरहाट से हूँ। मैंने मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है चारना कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता से। मैं एक प्राइवेट कॉलेज से पास आउट हूँ। मैं 2023 अक्टूबर में मेरा कोर्स कंप्लीट किया और मैं तब से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं थ्योरी मैं खुद से पढ़ी हूँ, फिर मैंने 424 की मार्च से मैं टीएनसी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं उनके कॉम्बो प्लान के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। ओके, बिल्कुल। ये मेरा एक्चुअली मैं थोड़ा सा ब्रेक आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहूंगा। मैं जैसे जैसे और बहुत सारी चीजें आपसे जानने की कोशिश करूंगा। 2023 में जब आप पास आउट हुए थे तो उसके बाद की स्ट्रेटजी क्या थी? जैसे आपके दिमाग में क्या प्लान था कि हाँ यार मुझे तैयारी करना, तो आपने किस प्रकार से तैयारी की उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा कॉलेज से ही प्लान था कि पास आउट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब में जाना है, तो उसके लिए तैयारी करना है। तो फिर मैं घर आई, पहले मैं थोड़ा खुद से पढ़ने का कोशिश किया, मैं पढ़ने लगी। फिर मैंने यूट्यूब में टीएनसी के बारे में मुझे पता चला, टीएनसी के रैंकर्स के और बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे। फिर मैंने टीएनसी के साथ मैंने जुड़ी और मैं उसके कॉम्बो प्लान परचेज किए और फिर मैंने जैसे जैसे पढ़ते रहे उसके साथ मैंने वीडियो एमसीक्यू बैच है वो टॉपिक वो सॉल्व करने लगी और मैं प्रैक्टिस करने लगी थी। पर आपने जब टीएनसी ज्वाइन किया उससे पहले कितने एग्जाम दिए थे? कि टीएनसी ज्वाइन करने के बाद में एग्जाम दिए या टीएनसी से पहले कितने एग्जाम दिए और टीएनसी ज्वाइन करने के बाद कितने एग्जाम दिए? नहीं सर, मैंने टीएनसी ज्वाइन करने के बाद भी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया था। तो मैंने ईएसआईसी का जो एग्जाम था जून में, मैंने वही एग्जाम दिया था, पर पहले उसमें मेरा कोई लिस्ट में नाम नहीं आया था। एक्चुअली मैंने थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया था और मैं टीएनसी के टेस्ट तब देती थी, बट इतना मतलब ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस नहीं करती थी। मैंने सोचा थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा। फिर देखा रिजल्ट आया, मेरा नाम नहीं था। फिर उसके बाद नॉर्सेट था, मैंने वहां पे दिया, फिर मेरा 2 नंबर से रह गया। फिर मैंने सारे बुक्स को मतलब जो एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक है मैंने उन सबको साइड कर दिया। फिर जो मैं खुद से नोट बनाए थे और टीएनसी का जो एडवांस अवधेश सर ने पढ़ाए उनको मैंने फिर से अच्छे से देखा, उनका नोट बनाए और टीएनसी का हर एक टेस्ट अच्छे से देना शुरू किया और मैंने जो मिस्टेक बुक आप बोलते हैं वो ही मैंने बनाया और उसको अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। धीरे मेरा रैंक इम्प्रूव होने लगा। ओके, जब आपने टीएनसी के अंदर पहला एग्जाम दिया था, फर्स्ट एग्जाम, तो कौन सा रैंक आया और सबसे खराब रैंक कौन सा रहा होगा और सबसे अच्छा रैंक कौन सा आया है? सर खराब तो मतलब 22,000 के करीब आया था रैंक मेरा फर्स्ट। वो सबसे अच्छा रैंक ही बताए। अच्छा रैंक मेरा 4 आया है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त, यानी 22,000 से 4 नंबर की जर्नी आपने तय की है। तो किस प्रकार से ये जर्नी तय हुई? जैसे सबसे पहले जब 22,000 रैंक आई होगी, 22,000 जब आपकी रैंक आई,
तो कैसा फील हुआ था कि यार क्या हो रहा है, इतनी खराब रैंक, अब मैं हाँ, कैसे इम्प्रूव करूँ? पहले तो लगा मुझे क्या हो रहा है, मैं कहाँ बिलोंग करती हूँ, सब तो मेरे आगे ही निकल रहा है। फिर धीरे धीरे टेस्ट देने लगी, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था क्या मेरा थ्योरी कंप्लीट नहीं है, क्या मेरा एमसीक्यू का प्रॉब्लम है। तो मैं तब भी थोड़ा थोड़ा दे रही थी। तब भी मैंने कंटिन्यू वैसे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। ये मैंने गलती किया, मैंने सबको बताऊंगी, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। तब भी मैंने टेस्ट सीरीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। फिर मेरा जब 2 एग्जाम में नहीं निकला, फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ मैंने टेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और वो बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस किया। फिर मुझे जाके वो अच्छा वाला रैंक मिला। वो 22,000 बहुत ही से जब फिर जाके मुझे 4,000 मिला। 4 मिला बहुत सब। ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त बात। पहले मैंने हल्के में ले लिया था कि यार चलो ठीक है, हाँ थ्योरी सर। से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन थ्योरी से सब हाँ। कुछ नहीं होता है। थ्योरी आपको जरूर जरूर एक कंसेप्ट देती है, जरूर आपको एक बिल्डिंग का बेस देती है, लेकिन बिल्कुल उसको ऊपर बिल्डिंग खड़े करने के लिए प्रैक्टिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी पढ़ के यस सर। जाएंगे तो कुछ नहीं होना है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों का जब रेशियो बनेगा तभी आप रैंकर्स बनेंगे। और आज आपके सामने रैंकर्स है। मैं एग्जाम हॉल की बात कर लेता हूं। ये जो पेपर हुआ है सीआरई का पेपर, सिर्फ 2 ही टॉपिक्स को ज्यादा फोकस किया है। पहला एचआईवी एड्स और दूसरा ट्यूबरक्लोसिस। तो जब आपने एग्जाम दिया था, तो आपके सामने जब पेपर आया, तो इतने सारे क्वेश्चंस इन 2 टॉपिक से आए, तो घबराने वाली फीलिंग नहीं आई कि यार डर लग रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, यार ये इतने क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से आ गए, अब तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? सर नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीएनसी का मेरा फेवरेट पार्ट है वो जो टॉपिक वाला क्वेश्चन आता था ना। उसमें वो एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक से 100 क्वेश्चन डालते थे, तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर होता था और मेरा उसमें सबसे अच्छा रैंक आता था। तो इसलिए मेरा लगा ये तो मेरा टीएनसी का जस्ट रोज का जो टॉपिक वाला टेस्ट वही है। फिर मैंने धीरे धीरे देना शुरू किया और मैंने उसे दिया, और उसमें भी जो क्वेश्चन थे वो टीएनसी का सेम, और ऑप्शन भी सेम। और उसमें मैंने जो गलत भी वो भी मुझे याद था उस जगह पे। सब कुछ बिल्कुल लग रहा था मैं टीएनसी का टेस्ट सीरीज दे रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा था सर। बिल्कुल, और ये बात आज इस इंटरव्यू से भी साबित हो रही कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि यार टीएनसी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और टीएनसी के क्वेश्चंस टीएनसी पहले से ही सोच लेती है, पहले से ही दिमाग में हर एक चीज फिक्स रखती है कि टॉपिक वाइज ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर क्या करेगा, 1-2 टॉपिक से पूछ लेगा। टीएनसी तो पर डे टॉपिक वाइज टेस्ट करवा रही है, एक ही टॉपिक में से 100 क्वेश्चन निकाल के लेके आती है। और बहुत ही जबरदस्त बात यह है कि एक ऑप्शन भी चेंज देखने को नहीं मिला, सेम टू सेम क्वेश्चंस वहां एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं, तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। और आज यहाँ पे रैंकर्स है, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार बात है। अब मैं थोड़ा सा आपको पूछना चाहता हूं, जो एक नेगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है, वो सबसे बच्चों को पीछे ले जाती है। बहुत बच्चे नेगेटिव मार्किंग की वजह से परेशान रहते हैं, तो क्या सजेशंस देना चाहते हैं उनको? सर मेरा भी नेगेटिव मार्किंग ही मेन इशू था। फिर मैंने प्रैक्टिस करते करते फिर मुझे पता चला मैं कितना अटेम्प्ट करने से मुझे कितना नेगेटिव आ रहा है, मेरा एवरेज में कितना मुझे मार्क्स मिल रहा है, ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है। तो मैं देख रही थी कि अगर मैं 90 अटेम्प्ट करूंगी तो मेरा ज्यादा नेगेटिव आएगा, क्योंकि मेरा टेस्ट सीरीज में भी वो 75 से 65 से 75 एवरेज आ रहा था। तो मैं वैसे ही सोच के गई थी मैं 83 86 अटेम्प्ट करूंगी तो ज्यादा से ज्यादा मेरा 13 से 15 मेरा नेगेटिव मार्किंग। तो मेरा सर 13 नेगेटिव मार्किंग आया था और 70 करेक्ट हुआ था। बहुत ही जबरदस्त तो बात है, सेम टू सेम चीज जो टीएनसी में हो रहा है वही आपका एग्जाम में हो रहा है। इसका मतलब एग्जैक्टली। ये तो फिक्स है कि हाँ, जो आपकी रैंक टीएनसी के अंदर आ रही है वही रैंक कहीं ना कहीं आपको वहां पे मेन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत शानदार और बहुत ही जबरदस्त बात। अब मैं एक चीज जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे फोकस करते हैं थ्योरी 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 थ्योरी। क्या आप क्या मानती है कि क्या पढ़ना चाहिए? थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो मेरा गलती से सीखी हूँ कि थ्योरी पढ़ना जरूरी है, बट वही थ्योरी पढ़ने से उनको अप्लाई कैसे करते हैं अगर ये हमें नहीं पता तो हम पढ़ के क्या करेंगे। हमें तो एग्जाम में एमसीक्यू ही निकालना है। मैं जितना भी अच्छे पढ़ लो पर एमसीक्यू जब भी उसमें से निकालने जाऊंगे तो तब हमें प्रॉब्लम फेस होगा ही होगा। तो इसलिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई
मतलब 40% थ्योरी पढ़ा है तो उसको 60% एमसीक्यू हर रोज करना है, हर रोज करना है। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीएनसी जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू देता है वो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए बहुत। और सबसे अच्छी बात सर, आपका जो एमसीक्यू होता है ना, वो सारे बुकों से अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ के, मतलब जो एक्चुअल में हम बुक में मार्क करते हैं ना, जिसमें प्रॉब्लम होता है, टीएनसी में टेस्ट सीरीज में वैसे ही हार्ड हार्ड एमसीक्यू आते हैं। तो इसलिए बुक पढ़ने की मुझे तो कोई जरूरत नहीं लगी। मैं सिर्फ टीएनसी की टेस्ट सीरीज पढ़ी हूँ। टीएनसी की टीम हमेशा मेहनत करती है और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को क्रिएट करती है, सेल्फ क्रिएटिंग होती है। और वो क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो खुद से बनाए जाते हैं, खुद से क्रिएट किए जाते हैं, और वो आपके सामने जब आते हैं तो कभी कभी टीएनसी में अच्छा रैंक आता था तो खुशी होती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हुआ होगा कि जब रैंक बड़ा खराब हुआ होगा, तो उस समय ऐसा नहीं लगता हाँ कि यार ये टीएनसी वाले इतने पेपर कहाँ से हार्ड हार्ड बना देते हैं, कहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। हाँ सर, हर रोज नया क्वेश्चन, हर रोज नया क्वेश्चन। मैं तो सोचती थी कहाँ से आता है ऐसा क्वेश्चन। पर अच्छा है, बहुत नया मिलता है। और जब भी रैंक पीछे आता है कभी कभी तो मोटिवेट तो होना ही है। पर खुद भी खुद को मोटिवेट रखती हूँ कि आज का नहीं तो कल का एग्जाम अच्छे से देना है। एक हैबिट हो गया था कि एग्जाम देना है। जब बुरा होता है तो तब मतलब ऐसा लगता था अभी अगर नेक्स्ट पेपर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, मैं नेक्स्ट पेपर में अच्छा करूंगी। ऐसा एक अच्छा था। ओके, मतलब गलतियों से सीखने वाला नेचर आपके अंदर था कि भाई कोई बात नहीं, गलतियां तो होगी, लेकिन उस गलतियों को वापस से सुधारना है और लगातार कंटिन्यूसली के साथ आगे चलना है। मैं टॉपर से जानना चाहता हूँ कि आने वाला जो नोट सेट है, नेक्स्ट नोट सेट, और बहुत सारे एग्जाम आते हैं, तो बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई टॉपर से पूछा जाए कि कितने घंटे की स्टडी की जाए जिससे एक अच्छा रैंकर्स बना जा सकता है। कितने घंटे की स्टडी आप करते थे और कितनी करनी चाहिए? मैं कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटा रोज पढ़ती थी। एग्जाम के पहले जैसे 15 या 16 घंटा, वैसे मेरा कोई शेड्यूल नहीं था। मैं हर रोज मैं 10 से 12 घंटे हर रोज पढ़ती थी। बहुत तो कुछ प्रॉब्लम, अगर हेल्थ इशू कुछ हो जाए तो फिर 1-2 दिन गैप हो जाता था। अदरवाइज मैं हर रोज ही 10 से 12 घंटे पढ़ती थी। मैं कुछ भी हो जाए, बहुत ही मुझे आज का टारगेट कंप्लीट करना है, सारे टेस्ट सीरीज देना है, और मिस्टेक बुक को सॉल्व करना है, उसे रिविजन करना है। बहुत सारे बच्चे, ये एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये लाइन बोलते हैं कि सर हम जब टेस्ट सीरीज देते हैं, कभी 2 पेपर होते हैं, कभी 3 पेपर भी होते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे माइंड में ये थ्योरी मेकअप करते हैं कि सर मेरा तो टाइम हो रहा है, मैं वो टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने, टेस्ट सीरीज को देना पढ़ना नहीं मानते, टेस्ट सीरीज को टाइम वेस्ट मानते कि यार चलो क्या ही देना है टेस्ट सीरीज, हम तो इसको सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या ऐसा सही है, या रोजाना ईमानदारी से पेपर देना चाहिए? ऑब्वियसली ईमानदारी से पेपर देना चाहिए। अगर जब आप एक टेस्ट सीरीज देंगे ना, आपको सोचना पड़ेगा उस टॉपिक के बारे में, तो वो आपको और भी अच्छा, मतलब सोचने की उस डीप थिंकिंग में हेल्प करता है। तो इसमें और भी अच्छा होता है, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। और मैं करती थी, जब भी कोई टेस्ट सीरीज आता है ना, एक सुबह देख लो क्या क्या टेस्ट सीरीज है, बस एक बार आप थ्योरी को रिविजन कर लो, फिर टेस्ट सीरीज दो, तो वैसे ही आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा, और जो भी गलती हो रहा है वो भी आप लिख लो। तो इसमें बहुत अच्छे से होता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कभी भी टाइम वेस्ट नहीं है। ये बहुत मैंने गलती की है, मैं बोलूंगी ऐसा नहीं करना है। टेस्ट सीरीज मस्ट देना है, सभी सभी। बहुत ही जबरदस्त बात। टीएनसी के साथ आपने कौन सा प्लान परचेज किया था? मैंने कॉम्बो प्लान परचेज किए थे एमसीक्यू के साथ, जो वीडियो एमसीक्यू बैच आते हैं टेस्ट के साथ, वो वाला। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वीडियो एमसीक्यू और एडवांस सीरीज के बारे में, जो कि वीडियो एमसीक्यू के अंदर में मिलती है, कैसी लगी? वो तो सर बहुत अच्छी, मतलब एडवांस एडवांस सीरीज जो अवधेश सर ने पढ़ाए, वो तो मतलब इतने अच्छे से सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट किया गया है ना। हम जो शॉर्ट नोट बनाते हैं सर, उसी तरह से सबको इतने अच्छे से पढ़ाए, वो तो कोई उसका कंपैरिजन नहीं है सर। वो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ही बहुत हेल्पफुल है। धन्यवाद। बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। उसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। जो थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर अगर मिस भी हो जाता है तो वो चीज उस एमसीक्यू में कवर करवाई गई है। और मैं बताऊंगा कि हर एक बच्चे को एडवांस सीरीज कंप्लीट करनी चाहिए और उससे हाँ बहुत अच्छी रैंक पे लेके आ सकते हैं। बहुत ही शानदार। लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल कि जब एग्जाम देके आप बाहर आए, तो
क्या उम्मीद थी कि यार इतनी अच्छी रैंक, डबल डिजिट रैंक अंडर 100 में आ जाएंगे? अंडर 100 में मैंने नहीं सोचा, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि लिस्ट के बाहर जाऊंगी। इस बार ये कॉन्फिडेंट था कि मैं लिस्ट के अंदर मेरा नाम आएगा, पर इतना अच्छा रैंक ये मैंने एक्सपेक्ट किया था। बहुत ही जबरदस्त बात है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। लिस्ट से बाहर तो नहीं रहूंगी, लेकिन एक अच्छा रैंक जरूर, सिलेक्शंस के एरिया में जरूर चले जाऊंगी, हाँ। लेकिन अच्छी रैंक का उम्मीद नहीं लगाया। लेकिन जब टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करते हैं और रोजाना प्रैक्टिस करते हैं और नए नए क्वालिटी कंटेंट के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो 100% रैंक बनना ही बनना फिक्स हो जाता है, और वो आपने फिक्स किया है। अब थोड़ा सा एक सवाल, थोड़ा इंटरव्यू भले ही लंबा हो रहा है, लेकिन बच्चों के माइंड में सारी चीजें चलती रहती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीजें आज की डेट में है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। कैसे बैलेंस करते हैं अपनी लाइफ को इन सारी चीज को, क्योंकि पढ़ना तो मोबाइल से ही है और साथ में मोबाइल में ये डिस्ट्रक्शन भी है, तो कैसे मैनेज किया? मैंने मोबाइल से सब कुछ हटा दिया था। मेरा सोशल मीडिया जो था वो मैंने सब बंद कर दिया था। वो इंस्टा, फेसबुक कुछ भी नहीं था मेरा फोन में। मैं जस्ट यूट्यूब था, वो भी जो पढ़ाई के पर्पज से। और मैं टेस्ट, टीएनसी, ये सब के लिए मैं कुछ, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखा था। मैं कुछ हटा दिया था, कोई सोशल मीडिया नहीं था मेरा फोन में। बहुत ही जबरदस्त बात है, सोशल मीडिया सर्वनाश कर दिया था कि भैया सिर्फ एक यूट्यूब है, टेलीग्राम है और टीएनसी का एप्लीकेशन से बस इतना ही है, एप्लीकेशन में। इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। लास्ट में मेरा एक सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल आपसे, कि एक सजेशंस बच्चे चाहते हैं, आपके जूनियर्स आपको कोलकाता से देख रहे हैं, पूरा इंडिया आपको देख रहा है, और सारे नर्सिंग ऑफिसर जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि भाई तंद्रिमा, आपने तो एक बहुत अच्छी डबल डिजिट रैंक हासिल कर ली है और आपने बहुत ही जबरदस्त एक रैंक को हासिल किया है, तो कुछ हमें ऐसा सजेशंस दे, एक रामबाण दे, जिससे हम भी आने वाले समय में सर के साथ इंटरव्यू कर सकें और एक टॉप रैंक को हासिल कर सकें। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि इसने जो भी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छी बात है, पर कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस को हल्के में मत लें प्लीज। सब लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस टीएनसी के साथ बहुत अच्छे से करें। उनका जो टॉपिक वाइज टेस्ट या फिर जो जो टेस्ट हर रोज आता है, वो हमें बहुत हेल्पफुल है, बहुत। वो आपको एग्जाम के टेबल पे जाके पता चलेगा कि सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये टाइम वेस्ट नहीं है। सब लोग प्लीज टीएनसी के साथ अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं बोलूंगी आप निराश नहीं होंगे, आपको एक अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं खुद गलतियों से सीखी हूँ, मैं सबको यही बोलूंगी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही जबरदस्त बात बोली है। मैंने खुद ने जो गलती है वो दूसरे बच्चे गलती ना करें, और वो चीज आपने बोली है कि भैया लगातार थ्योरी पढ़ी अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की, और वही आपने सजेशन दिया है। मैं एक सजेशन जो आपने ये लास्ट में जो सजेशन दिया है, मैं चाहूँ कि ये आप अपनी भाषा बांग्ला के अंदर बोलेंगे तो मुझे थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ये चीज वहां के लोकल्स जो है बच्चे उन तक पहुंचे, आप अपनी लैंग्वेज में ये सजेशन दें। আমি তাকে এটাই বলবো যে যারা এক্সপিরিয়েন্স, যারা তৈরি করছেন এই পরীক্ষার জন্য, তারা সবাই মোটিভেট না হয়ে নিজেদের মতো করে পড়াশোনা চালিয়ে যাও কনসিস্টেন্সি রেখে। কিন্তু অবশ্যই থিওরি পড়ার সাথে সাথে এমসিকিউ প্র্যাকটিস করবে। আর আমি আমার দিক থেকে আমি সাজেশন দেবো টিএনসির সাথে এমসিকিউ প্র্যাকটিস করার জন্য। বেস্ট রেজাল্ট পাবে। আর খুব ভালো টিএনসি টেস্ট সিরিজ প্রোভাইড করেছে সবার জন্য। তো আমি আমার থেকে সবাইকে সাজেশন দেবো যে জয়েন করো, তোমরা কেউ নিরাশ হবে না, ভালো ফল পাও। खूब भालोच है, खूब भालोच है। मैंने तो एक ही वर्ड सीखा है अभी तक, खूब भालोच है। मुझे एक ही वर्ड याद है, बाकी तो मुझे समझ में आ गया आपने क्या बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा है और आपने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, बहुत सारी चीजें आपने बताई, जो गलतियां आपने की है वो दूसरे बच्चों को प्रिवेंट करने की आपने कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, और ऐसे ही आप अपना नाम और अपने माता पिता का नाम, जिस धरती में आते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल का नाम, साथ ही साथ जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है और उनके सारे के सारे गुरु ने जो आपको यहाँ तक लाने में मदद किया है, उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, साथ साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।